जी मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग समर्थन करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखिए, अभी तक तो ये नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उसका, कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। बार बार ये शोर मचाया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, वन नेशन वन लॉ। एक तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। मैं बड़े अदब से एक सवाल पूछता हूं, गुजरात में कर दीजिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, राजस्थान में हम दूसरा करेंगे, मध्य प्रदेश में तीसरा करेंगे, तो हिंदुस्तान में ये 28-29 यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे, तो क्या ये यूनिफॉर्मिटी आएगी? नहीं, ठीक है, आपने अच्छी बात की। हर स्टेट को ये इजाजत है जी, अब अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले। ठीक है, अब ये सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। क्या देश के अंदर, सुनिए पूरी बात आप, क्या देश के अंदर सारे क्रिमिनल लॉ एक हैं? कहीं एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, कहीं नहीं मिल सकती है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 200 साल पुराने कानून मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर करता है। किस तरीके की यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं? नहीं राशिद साहब, और सवाल मेरा कुछ और था। मैंने आपसे पहला सवाल इसलिए पूछा था ताकि मैं दूसरा सवाल पूछ सकूं। अब मेरा दूसरा सवाल जो मूल सवाल है वो ये है कि साल 1955 में उस दौर में नेहरू सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट लागू किया, हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों के लिए प्रभावी कर दिया। लेकिन आपकी पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने आप झुक जाते हैं, चाहे वो शाहबानो केस हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की मांग हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग हो। आप लोग तुष्टीकरण के चलते पूरे देश में एक कानून का समर्थन नहीं करते हैं, यह आरोप आप पर लगते हैं। क्योंकि अश्विनी जी भी कह रहे थे कि समान विधान संविधान, मतलब दंड विधान अगर एक है तो नागरिक विधान एक क्यों नहीं? अभी मैंने इतनी सारी बातें आपसे कही और मुझे बड़े अफसोस की बात है, मैं कह रहा हूं अगर हर स्टेट के अंदर आप अलहदा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो 29 यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे, कहां से यूनिफॉर्मिटी आएगी? और आप सन 55 की बात कर रहे हैं, हिंदू लॉज की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू लॉज में तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत है। मैं जब वकालत करता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एक केस किसी आदमी ने डाइवोर्स का फाइल किया था 50 साल की उम्र में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे डाइवोर्स दिया 80 साल की उम्र में। यह कानून है। अच्छा चलिए ये भी छोड़ दीजिए, मैं एक बात बड़े अदब से कहता हूं, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 है, दूसरे आर्टिकल्स नहीं है? 16 आर्टिकल्स हैं, बाकी किसी आर्टिकल पे बहस नहीं होती है। उसमें है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलहदा कर दीजिए। क्या भारतवर्ष में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए सर? बड़ा सीधा सवाल है सर, क्या भारतवर्ष में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए? सीधा जवाब, चाहे वो शादी ब्याह की बात हो, चाहे वो शादी में उम्र की बात हो, विरासत की बात हो, डिवोर्स की बात हो, क्या एक तरह का होना चाहिए? क्योंकि अक्सर यह आरोप लगता है कि जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, जब बात धर्म की आती है तो वो पर्सनल लॉ की तरफ खिसक जाते हैं। देखिए मुझे ताज्जुब है, शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनाएंगे आप? क्या उसका कोई ब्लूप्रिंट है? आंध्र प्रदेश से मैं राज्यसभा का मेंबर रहा हूं, वहां पे पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है सुधांशु जी, कुछ भांजी के साथ शादी करता है मामा जी, पहली प्रायोरिटी होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर स्टेट के अंदर अलहदा से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, तो क्या ये यूनिफॉर्म? सुधांशु जी, क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? अगर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो किस बात को आधार बनाकर आप लोग कह रहे हैं? तो उसके बाद कलीमुल जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए जो बात राशिद अल्वी जी कह रहे हैं, और देखिए जो राशिद अल्वी जी ने कहा, जो अश्विनी जी ने कहा, इसमें कोई भेद भी नहीं है। देखिए राशिद अल्वी जी ने कहा अलग अलग कानून होंगे, बिल्कुल होगा, मगर समानता का होगी। जैसे चोरी करने पे सजा है, चोरी करने पे राज्यों में अलग अलग सजा हो सकती है, परिस्थिति का अलग अलग निर्धार, पर चोरी करने पे सजा होगी। तो यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा अलग अलग राज्यों में, तो जो भी डाइवोर्सी वुमेन होगी, जो परित्यक्ता होगी,
उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, ये ठीक है, राज्य उसकी प्रक्रिया और अनुपात वो अलग अलग नियम बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि उसे गुजारा भत्ता ना मिले, यह समानता होगी। दूसरा, मैं अदब से पूछना चाहता हूं, यदि हिंदू छोड़िए, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसा मामला हो गया कि एक कम्युनिटी का वीटो होगा साहब, सब एक तरफ हम एक तरफ, सबका हमारा जलवायु जलाल इतना होना चाहिए कि वीटो है तो मामला कानूनी नहीं सियासी हो जाता है। और मैं अदब से एक और बात पूछना चाहता हूं, यदि किसी को, मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि यह उनका मजहबी मामला है, तो सिविल कोर्ट क्यों, फिर क्रिमिनल में भी आप कहिए ना कि मेरा इस पे पर्सनल लॉ होना चाहिए, चोरी करने पे हाथ कटवाऊंगा, शराब पीने पे कोड़े पड़वाऊंगा, ये तो नहीं चाहिए। चलिए आप कहेंगे क्रिमिनल में हमें नहीं चाहिए, क्रिमिनल में हमें यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल है, सिविल में चाहिए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस्लामी मान्यता के अनुसार ब्याज लेना गैर कानूनी है, ये तो सिविल मैटर है। आज सब लोग घोषणा कर दें कि कोई बैंक से कोई ब्याज नहीं लेगा, ब्याज का जो पैसा चढ़ेगा वो वापस कर दिया जाएगा ना, वो भी चाहिए। मतलब क्रिमिनल में मुझे यूनिफॉर्म लॉ चाहिए, पर्सनल लॉ नहीं चाहिए। सिविल मामले में भी जहां मुझे मुफीद लगेगा वहां तो पर्सनल चाहिए, मगर एक ही में पर्सनल नहीं चाहिए, तो मामला जनाब बहुत पर्सनल नजर आता है। और ये बहुत पर्सनल के साथ साथ कुछ मुझे लगना चाहिए कि अगर हम ये कहें कि थोड़ा एक जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से न सिर्फ गलत नजर आता है बल्कि शरारतपूर्ण भी नजर आता है, क्योंकि सिर्फ औरतों के हक के मारने के लिए चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने क्यों नहीं कहते हैं कि साहब जो मर्दों पे लागू होता है वह भी होगा ना, वो सब तो नहीं चाहिए मुझे, औरत हिजाब में चाहिए जी, मगर मर्द जो होगा वो कैसे भी चल सकता है, उसके ऊपर कोई रूल नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह समस्या होती है। तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि मुस्लिम समुदाय भी यह बात तय कर ले जी, उसे मुसलमान कहते हैं मुसल ईमान, अपने ईमान का पूरा, तो पूरा ईमान चाहिए या आधा ईमान चाहिए या थोड़ा सा ईमान चाहिए, ठीक है।